साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान में अपना जो टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व में आज का अपना सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित सिद्धांत रहेगा व्यक्तित्व का जो पंचकारक मॉडल सिद्धांत, जिसको अपन बिग 5 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। व्यक्तित्व का जो पंचकारक मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया? पॉल कोस्टा एवं रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा। तो दोस्तों ये जो अपन शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासेज जो देख रहे हैं आप, तो वो एनसीईआरटी बेस पे आपको करवाई जा रही है। तो जो भी चैनल पे नहीं, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं टॉपिक की। इसमें मैं बात कर रहा हूँ जैसे पंचकारक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की बात करने से पहले व्यक्तित्व की जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी वो ये है कि व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है कई उपागमों में वर्गीकृत किए गए हैं। यानी अपन कह सकते हैं कुछ सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत प्रारूप उपागम के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ सिद्धांत मनोगतिक उपागम के अंतर्गत, तो कुछ सिद्धांत विशेषक उपागम के अंतर्गत आते हैं। और कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो नव फ्राइडवादी उपागम के अंतर्गत आते हैं। हमको ये समझना जरूरी है कि कौन सा सिद्धांत कौन से उपागम के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बात अधिकतर स्टूडेंट्स की क्लियर नहीं है। अभी हाल ही रीट में विशेषक उपागम से संबंधित आपको ऑप्शन दिए गए थे और उसमें आपको यह पहचाना था कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत विशेषक उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए अपन इसके बारे में अलग से बात करेंगे सभी उपागमों की। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो पंचकारक जो मॉडल है, बिग 5 फैक्टर जो थ्योरी है, ये पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे की, जो कि विशेषक उपागम के अंतर्गत आती है। विशेषक उपागम जो है इसके अंतर्गत पंचकारक मॉडल आता है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? बिग 5 फैक्टर थ्योरी। अब ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में पॉल कोस्टा ने क्या किया कि जितने भी व्यक्तित्व के पहचान करने के जो विशेषक उपागम थे उन सब की उन्होंने जांच की और इस आधार पर उन्होंने कुल 5 कारकों की, 5 फैक्टर्स की उन्होंने बात की थी। वो 5 कारक कौन से थे? वो 5 कारक थे, पहला इसमें है अनुभवों के लिए खुलापन, ओपननेस। दूसरा बहिर्मुखता, एक्स्ट्रावर्जन। और थर्ड है यहाँ पे सहमतिशीलता, जिसको अपन स्वीकार्यता भी कह सकते हैं, एग्रीएबलनेस। और फोर्थ है तंत्रिकता, जिसको न्यूरोटिसिज्म। और अंतिम है अंतर्विवेकशीलता, जिसको कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। तो ये जो 5 कारक पॉल कोस्टा ने इन 5 कारकों की बात की थी। इन 5 कारकों की बात में जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत इन्होंने आज के समय अगर विभिन्न संस्कृति के जो लोग हैं उनके व्यक्तित्व की बात की जाए, तो ये जो सिद्धांत है पॉल कोस्टा का, जो सिद्धांत है पंचकारक मॉडल, वो काफ़ी प्रासंगिक है। यानी अपन कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चर्चित ये जो सिद्धांत है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो 5 फैक्टर है, इन फैक्टर में अगर कोई भी फैक्टर है वो अगर मान लीजिए प्रभावी होगा या जिसका स्तर उच्च होगा, उसमें व्यक्ति में कौन से गुण देखने को मिलेंगे। और अगर मान लीजिए वो कारक है उसका स्तर मान लीजिए निम्न होता है, तो वैसी स्थिति में एक व्यक्ति में कौन से गुण देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कारक है 5 कारकों में, आपको ये पता होना चाहिए, इनको एक क्रम में भी व्यवस्थित किया गया है, जिसको अपन कह सकते हैं ओसियन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीडेबल और अंतिम न्यूरोटिसिज्म। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ओसियन जो है, ठीक है, ये व्यक्तित्व के जो सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये पॉल कोस्टा एवं रॉबर्ट मैक्रे से संबंधित है। तो पहला जो प्रकार है, अपन कारक की बात करेंगे, तो पहला है अनुभवों के लिए खुलापन। जिस व्यक्ति में ये जो स्तर उच्च रहेगा उसमें कौन कौन से गुण देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि अनुभवों के लिए इसमें व्यक्ति में क्या होता है? खुलापन होता है। अगर ये स्तर उच्च होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कल्पनाशील होता है, उत्सुक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में क्या होता है? उसकी अभिरुचि होती है। यानी किसी भी वस्तु को, घटना को, ये एक अलग दृष्टिकोण से उसमें नवीनता का जो गुण होता है वो किसमें होगा? जब व्यक्ति में अनुभवों के लिए खुलापन का जो कारक है वो उच्च स्तर पर होगा। अगर ये जो स्तर है निम्न स्तर पर होता है तो वैसी स्थिति में व्यक्ति में लचीलेपन का अभाव देखने को मिलता है। यानी नए दृष्टिकोण से या लीक से हटकर सोचने का ऐसे लोगों में फिर अभाव होता है। ठीक है, तो पहला हो गया कारक अनुभवों के लिए खुलापन। दूसरा है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता है वो किससे संबंधित है? आप देखते हैं आइजेंक का जो वर्गीकरण है, आइजेंक ने जो 2 वर्गीकरण दिए थे मूलतः, उसके बाद में तीसरा वर्गीकरण भी दिया था। आपको पता है पहला वर्गीकरण जो क्या था? तंत्रिका ताप बनाम सांवेगिक स्थिरता, अपन उसको कह सकते हैं।
दूसरा जो वर्गीकरण था अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, और तीसरा था मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। तो वहाँ पे बहिर्मुखता का जो वर्गीकरण है, एक तो बहिर्मुखी और बहिर्मुखता दोनों अलग अलग है, इस बात को आप ध्यान रखिए। रीट 2016 में बहिर्मुखता के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स ने युंग का वर्गीकरण बता दिया था, तो वो अधिकतर स्टूडेंट्स का गलत हुआ था। तो ध्यान रखिए बहिर्मुखता अंतर्मुखता ये आइजेन का वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, और अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये युंग के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बहिर्मुखता की बात की, हालांकि जो दोनों गुण है बहिर्मुखी कहे चाहे बहिर्मुखता, उनके जो गुण है वो समान है, उनका कहने का जो भाव है दोनों में ही समान है। यानी जिस व्यक्ति में बहिर्मुखी गुण होगा, जिसका व्यक्तित्व तो बहिर्मुखी होगा, उसमें कौन से गुण देखने को मिलेंगे? सामाजिक सक्रियता, यानी ऐसा व्यक्ति लोगों के बीच में यानी समाज में सक्रिय रहेगा। बहिर्गमन, बातूनापन यानी बातचीत करने में ज़्यादा रुचि लेने वाला। आमोद प्रभाव यानी अपन कह सकते हैं हंसी मजाक में भी ज़्यादा रुचि लेने वाला, और हंसमुख प्रवृत्ति का अपन उसको कह सकते हैं। जब व्यक्ति में बहिर्मुखता का जो उच्च स्तर रहेगा तो वैसी स्थिति में व्यक्ति में ये गुण देखने को मिलेंगे। और इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति में बहिर्मुखता का जो स्तर है वो निम्न होगा, यानी अपन इसके विपरीत कह सकते हैं सामान्यतः अपन पढ़ते हैं अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखता जिसमें होगा उसमें शर्मिले एवं संकोची प्रवृत्ति उसमें होगी, यानी ऐसा व्यक्ति शर्मिले स्वभाव का होगा, बातचीत में कम रुचि लेगा या समाज में भी कम रुचि लेगा। फिर अपना जो तीसरा कारक है वो है सहमतिशीलता, स्वीकार्यता, एग्रीबलनेस। यहाँ पे देखिए जिस व्यक्ति में सहमतिशीलता का जो फैक्टर है उच्च स्तर पे होगा, ऐसा व्यक्ति सहयोग, दूसरों की सहायता करने वाला, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, देखभाल करने वाला यानी दूसरों की अच्छी देखभाल एवं उसका पोषण करने वाला होगा, उसमें ये गुण देखने को मिलेगा। अगर सहमतिशीलता का जो अपन कह सकते हैं जो कारक है किसी व्यक्ति में निम्न स्तर पर होता है तो वैसा व्यक्ति आक्रामक एवं उसमें आत्मकेंद्रिता का गुण देखने को मिलेगा। फिर है चौथा जो कारक है फोर्थ तंत्रिका ताप। आइजेंग के जो वर्गीकरण में अपनी बात भी चलती है यहाँ पे तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, यानी संवेगों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण आ जाता है। इसके अंतर्गत संवेगों के आधार पर बात करते हैं कि एक तो होता है वे व्यक्ति जिसमें संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, और दूसरा होता है संवेगात्मक रूप से स्थिर। जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है वो किसके अंतर्गत होता है? उसका उच्च स्तर जिसमें होगा संवेगात्मक रूप से अस्थिरता का जो उच्च स्तर होगा उसमें सांवेगिक रूप से अपन कह सकते हैं अस्थिर होगा। दुश्चिंता, तनावग्रस्त, या अपन कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो है उसका चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। तो यहाँ पे तंत्रिका ताप जो है कारक, इसका अगर उच्च स्तर होता था वैसी स्थिति में उसमें, और जिसमें तंत्रिका ताप है यानी उसका स्तर निम्न होगा। निम्न होने का मतलब ऐसा व्यक्ति सांवेगिक रूप से स्थिर होगा यानी समायोजित होगा। ठीक है, जो व्यक्ति अपने संवेगों को नियंत्रित रखने वाला होता है या संवेगों पर जिसका नियंत्रण होता है या संतुलित होता है, वैसा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेता है। फिर अपन बात करते हैं अंतिम अंतर्विवेकशीलता, कॉन्शियसनेस, जिसे अपन कह सकते हैं कार्यात्मकता। ठीक है, अब यहाँ पे जिस व्यक्ति में अंतर्विवेकशीलता, यहाँ पे अंतर्विवेकशीलता का मतलब अपन कह सकते हैं एक तरीके से कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, या अपन यह भी कह सकते हैं जो व्यक्ति है जिसमें अपने आप को जानने समझने और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति विवेक अच्छा हो। ठीक है, तो वो व्यक्ति किसके अंतर्गत आ जाएगा? अंतर्विवेक। जिसमें ऐसा स्तर उच्च हो यानी अच्छे गुण हो, वो व्यक्ति उपलब्धि उन्मुख यानी हमेशा कुछ ना कुछ नई उपलब्धियों की और हमेशा उन्मुख होता है। वो ये सोचता रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति टीचर बन गया उसके बाद में उसकी ये रहता है कि अब हम बड़े स्तर पर कैसे जा सकते हैं, उसके बाद में और तैयारी वो करता रहता है हमेशा। और ऐसा व्यक्ति जो अंतर्विवेकशीलता का जो स्तर जिसमें उच्च होगा वो व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करने वाला एवं दृष्टिकोण वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अंतर्विवेकशीलता का जो स्तर मान लीजिए किसी व्यक्ति में निम्न है, ऐसा व्यक्ति आवेगशील यानी एक तरीके से अपन कह सकते हैं हमेशा एक तरीके से अपन कह सकते हैं गुस्साई जो प्रवृत्ति है, सांवेगिक रूप से असंतुलित। ठीक है, तो ये था अपना आज का जो सिद्धांत पंचकारक मॉडल पॉल कोस्टा एवं रॉबर्ट मैकरे का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसमें जो पांचों जो प्रकार पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कारक पॉल कोस्टा एवं रॉबर्ट मैकरे के द्वारा नहीं दिया गया, ध्यान दीजिए। तो ये आपको पता होना जरूर, इसके लिए आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। ओशियन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। तो ये इसके 5 प्रकार हो गए। तो ये था आज का अपना वीडियो। तो प्लीज़ आप जो भी चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और
अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।